हाय, दिस इज़ पुनीत। आज हम जो सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने आए हैं वो है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो DBMS क्या होता है और क्या काम करता है, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसी को लेके आज हम अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। DBMS को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्चुअल थिंग्स की तरफ ध्यान देना होगा कि DBMS क्या होता है। DBMS होता है द मैनेजमेंट ऑफ डेटा। हम डेटा को मैनेज कर रहे हैं। तो फिर आप डेटा स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, वो भी डेटा का मैनेजमेंट है। डेटा वेयर हाउसिंग में क्या करते हैं, वो भी आपका डेटा का मैनेजमेंट है। तो हम किस डेटा की मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, हमें पहले ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, उसके बाद हम डीप लेवल की तरफ जाते हैं। अगर हमारा कॉन्सेप्चुअली चीज़ें स्ट्रांग नहीं है, कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम क्या सब्जेक्ट है हमारा आज का, DBMS। हम तीन सब्जेक्ट्स की यहाँ बात कर रहे हैं कि सर DBMS क्या होता है। दूसरा सब्जेक्ट है आपका डेटा स्ट्रक्चर क्या है, और तीसरा सब्जेक्ट है आपका डेटा वेयर हाउस क्या होता है। डेटा वेयर हाउसिंग क्या है। DBMS का मतलब भी आपका मैनेजमेंट ऑफ डेटा है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब भी आपका मैनेजमेंट या स्ट्रक्चर्स ऑफ डेटा है। और जो डेटा वेयर हाउसिंग है वो भी आपका मैनेजमेंट ऑफ डेटा है। अब तीनों सब्जेक्ट अपने आप में एक अलग अलग सब्जेक्ट है। DBMS अलग सब्जेक्ट है, डेटा स्ट्रक्चर अलग सब्जेक्ट है, और डेटा वेयर हाउसिंग अलग सब्जेक्ट है। काम तीनों का डेटा का मैनेजमेंट है। तो किस डेटा को DBMS मैनेज कर रहा है, किस डेटा को डेटा स्ट्रक्चर मैनेज कर रहा है, और किस डेटा की बात डेटा वेयर हाउसिंग कर रहा है, पहले चीज़ें हमें ये क्लियर करनी है, उसके बाद हम सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो डेटा होता है वो सेविंग मोड में कहाँ होता है, हार्ड डिस्क में होता है, स्टोरिंग डिवाइसेस में होता है आपका। मान लीजिए आपके पास ये हार्ड डिस्क है, ये आपकी हार्ड डिस्क है, या इसको हम स्टोरेज भी बोल सकते हैं। ठीक है। स्टोरेज में क्या होता है, आपकी प्रोग्राम फाइल भी स्टोर होती है और डेटा फाइल भी स्टोर होती है। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि प्रोग्राम फाइल भी यहां पर है और आपकी डेटा फाइल भी यहां पर है। ये क्या है, आपकी प्रोग्राम फाइल, और ये है आपकी डेटा फाइल। ये दोनों कहाँ स्टोर है, आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रोग्राम या CPU का डायरेक्ट कम्युनिकेशन हार्ड डिस्क के साथ नहीं होता है। मान लीजिए ये आपका CPU है, ये आपका CPU है। ठीक है। CPU का कम्युनिकेशन किसके साथ होता है, रैम के साथ होता है। ठीक है। रैम का आपके हार्ड डिस्क के साथ कम्युनिकेशन है। अब मेरा क्वेश्चन यह है कि CPU का हार्ड डिस्क के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि दोनों की स्पीड में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। CPU की जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है, 3.5 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास होती है, और जो आपकी हार्ड डिस्क एक मैकेनिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, जिसके कारण इसकी स्पीड जो होती है बहुत ही कम होती है। स्पीड में वेरिएशन होने के कारण दोनों में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें सिंक्रोनाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि नई डिवाइस हमारे पास इंट्रोड्यूस की गई थी जिसको रैम बोलते थे, कैश मेमोरी भी है, सब कुछ है, लेकिन कहने का मतलब इतना है कि CPU का जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है वो हार्ड डिस्क के साथ नहीं है। अगर आप किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं तो प्रोग्राम को पहले लोड होकर रैम में आना ही पड़ेगा। ठीक है।
डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास कोई MS वर्ड एक एप्लीकेशन है या कोई प्रोग्राम आपका हार्ड डिस्क में रखा हुआ है। प्रोग्राम और डेटा में अंतर तो आप जानते ही होंगे। प्रोग्राम क्या है? आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कोई भी एप्लीकेशन है वो आपकी सारी प्रोग्राम्स हैं, व्हाट्सएप है, मीडिया प्लेयर है, ये सारी क्या है? आपकी प्रोग्राम। डेटा क्या होता है आपका? कोई भी सर रॉ फैक्ट हो सकता है, ठीक है। और हम इसको एग्जांपल से समझें तो आपका व्हाट्सएप क्या है? वो आपका एक प्रोग्राम है। मैसेज ऑफ व्हाट्सएप्स क्या है आपके? वो आपके डेटा है। मीडिया प्लेयर क्या है आपका? सर प्रोग्राम है, ठीक है। सॉन्ग्स क्या है आपके? वो आपके डेटा है। दोनों कहाँ स्टोर हैं? सर स्टोरेज में है, हार्ड डिस्क में स्टोरेज है, ठीक है। अब हमने एक एग्जांपल लिया है कि हम एक MS वर्ड फाइल को, एक एप्लीकेशन को रन कराना चाहते हैं। ये इनिशियली कहाँ रखी हुई है? हार्ड डिस्क में रखी हुई है। तो जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हार्ड डिस्क से डेटा लोड होकर कहाँ आएगा? रैम में आएगा। मतलब ये जो MS वर्ड फाइल है ये कहाँ लोड होकर आएगी? रैम के अंदर आ जाएगी, ठीक है। आ गई। अब आप क्या करोगे कि इसमें से कोई भी टेक्स्ट फाइल ओपन करोगे। अब टेक्स्ट फाइल कहाँ रखी हुई है सर? डेटा फाइल भी आपकी हार्ड डिस्क में रखी हुई है। तो फिर क्या होगा? हार्ड डिस्क में से जो डेटा फाइल है, जो टेक्स्ट फाइल है, वो भी लोड होके कहाँ आएगी? आपकी रैम में आएगी। तो ये भी आपकी रैम में आ गई है। कहने का मतलब है MS वर्ड भी लोड होके रैम में आ गया है और जो भी आपकी टेक्स्ट फाइल है जिसको आप ओपन कर रहे हैं वो भी आपकी रैम में आ गई है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान रखिए जो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, हार्ड डिस्क में जो डेटा रखा हुआ है उसका मैनेजमेंट क्या कहलाता है? DBMS। तो जो हार्ड डिस्क के जो डेटा को आप मैनेज करते हो ये कहलाता है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और रन टाइम पर, एग्जीक्यूशन टाइम पर रैम का जो डेटा है उसको जो मैनेज करते हैं वो कहलाता है आपका डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। इस डेटा को मैनेज कर रहे हैं, ये कहलाएगा आपका डेटा स्ट्रक्चर। बात समझ में आई? व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन द DBMS और डेटा स्ट्रक्चर? आई थिंक इट्स क्लियर, ठीक है। DBMS क्या कर रहा है? हार्ड डिस्क के डेटा को मैनेज कर रहा है। और डेटा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? डेटा स्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन टाइम पर रैम के डेटा को मैनेज कर रहा है, ठीक है बच्चों। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तीसरा क्या था आपका? डेटा वेयर हाउसिंग। अब देखिए आप, थर्ड है आपका डेटा वेयर हाउसिंग। सर ये भी डेटा का मैनेजमेंट है? हाँ जी बेटा। इसका क्या मतलब होता है? एरे ऑफ डिस्क। इसका क्या मतलब है कि हमारे जो हार्ड डिस्क है उसकी कुछ कैपेसिटी तो होगी, हो सकता है वो 1 TB हो, 2 TB हो, है ना। लेकिन ऐसा जो डेटा है जो ऑपरेशनल नहीं है या डेली यूज में नहीं आ रहा है तो उस डेटा को हमने, एक लार्ज चंक ऑफ डेटा को हमने कहीं और रख दिया है, ठीक है। मतलब आप ये कह दीजिए कि जो डेटा डेली लाइफ में यूज नहीं आ रहा है और लार्ज चंक ऑफ डेटा है उसको हमने किसी वेयर हाउस में रख दिया है। वेयर हाउस का हिंदी मतलब होता है गोदाम, ठीक है। तो डेटा वेयर हाउसिंग का मतलब है एरे ऑफ डिस्क, मतलब किसी सर्वर में रख दिया है, किसी डिस्क का एक कॉम्बिनेशन बना दिया है। वो डेटा किस पर काम कर रहा है? हिस्टोरिकल डेटा पर काम कर रहा है, लीगेसी डेटा पर काम कर रहा है, ऑपरेशनल डेटा पर काम नहीं कर रहा है। और कौन सा डेटा है आपका? पुराना डेटा है ना। तो आपका क्या हो गया? ये डेटा वेयर हाउसिंग हिस्टोरिकल जो डेटा है और लीगेसी डेटा, इसको हम क्या कह रहे हैं? डेटा वेयर हाउसिंग। मतलब जो हिस्टोरिकल डेटा आपका कहीं वेयर हाउस में रखा हुआ है उसको आप कैसे मैनेज करोगे, वो क्या कहलाता है? आपका डेटा वेयर हाउसिंग। तो 3 सब्जेक्ट में अलग अलग डेटा को हम मैनेज कर रहे हैं। मैनेज करने के तरीके अलग अलग होते हैं, हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल ये बात कर रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट किस डेटा को मैनेज करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारे सब्जेक्ट में क्या है? कोर्स में DBMS है और डेटा स्ट्रक्चर है। तो पहले हम DBMS पे बात कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने जो सब्जेक्ट लिया है वो DBMS लिया है। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं DBMS की। देखिए DBMS क्या कहता है?
डीबीएमएस का मतलब है डेटा, बी का फॉर बेस, एम फॉर मैनेजमेंट और एस फॉर सिस्टम। कहने का मतलब है कि इसमें 4-5 टर्मिनोलॉजीज निकल के अपने सामने आती हैं। एक है अपना डेटा, दूसरा है अपना इंफॉर्मेशन, ठीक है, तीसरा है अपना डेटाबेस, चौथा है अपना डेटाबेस मैनेजमेंट, और पांचवा है अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये 5 टर्मिनोलॉजीज हम डीबीएमएस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से है कि डेटा क्या होता है। डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, बताइए। सिंपल डेफिनेशन है, डेटा क्या होता है, कोई भी रॉ फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं, है ना, रॉ फैक्ट एंड फिगर्स। और इंफॉर्मेशन क्या होती है, प्रोसेस डेटा। ये तो डेफिनेशनली है कि सर आपने लिख दिया है कि डेटा है रॉ फैक्ट एंड फिगर और इंफॉर्मेशन क्या है आपकी प्रोसेस डेटा, बट इसका क्या मतलब है ना। डेफिनेशनली तो हम लिख देते हैं, है ना, और अनऑर्गेनाइज डेटा हो गया, ऑर्गेनाइज डेटा हो गया, रॉ फैक्ट्स हो गया, प्रोसेस डेटा हो गया, बट कभी आपने जानने की कोशिश की कि ये कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। इनका कुछ तो एक सिग्निफिकेंस मतलब होगा ना, या वैसे ही लिख दिया है रॉ फैक्ट एंड फिगर। क्या कोई पर्सन, क्या कोई वैल्यू डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों हो सकती हैं? हाँ, हो सकती हैं। तो फिर दोनों का मतलब क्या निकला, दोनों की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, उससे हम समझेंगे। और ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में आया भी हुआ है। मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, मैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा रहा हूँ। मैंने अपने स्टूडेंट से ये कहा है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट से, कि आप विदिन 30 डेज कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट कराकर मुझे सबमिट करें। ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो एक स्टूडेंट मेरे पास आता है, वो लाइब्रेरी में जाता है पहले और अपने प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करता है। 25 डेज के अंदर वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है और मुझे सबमिट करवा देता है। अब सेकंड स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट वाले के पास जाता है कि सर ऐसा है, मेरा काम कंप्लीट तो हुआ नहीं है और अब केवल 5 डेज का टाइम रिमेनिंग बचा हुआ है, तो आप ऐसा कीजिए, अपना प्रोजेक्ट मुझे दे दीजिए, मैं उसमें कुछ मैनिपुलेशन कर देता हूँ और मैनिपुलेशन करके अपना प्रोजेक्ट बना देता हूँ। तो उसने भी यही काम किया। फिर थर्ड स्टूडेंट सेकंड वाले के पास जाता है कि मैं इसमें कुछ मैनिपुलेशन कर देता हूँ, आप ये दे दीजिए, मैं नेक्स्ट 2 डेज में इसको सबमिट करवा दूंगा। देखिए मैंने क्या कहा कि स्टूडेंट S1 ने क्या किया है, वो लाइब्रेरी में जाता है, ठीक है, वहां अपनी स्टडी करता है और 25 डेज में प्रोजेक्ट P1 कंप्लीट करता है, प्रोजेक्ट P1 कंप्लीट करके देता है, ठीक है। अब सेकंड स्टूडेंट क्या कर रहा है, P1 के पास जा रहा है, इसके प्रोजेक्ट को ले रहा है, इसमें मैनिपुलेशन करके 3 दिन के बाद अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर रहा है। तो इसने क्या किया, स्टूडेंट S2 ने, ध्यान से देखिए, इसने P1 के प्रोजेक्ट को लिया है, इस पर वर्कआउट किया है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इसने P2 प्रोजेक्ट बनाया है। फिर क्या होता है कि S3 स्टूडेंट आता है, वो P2 को लेता है, इस पर मैनिपुलेशन करता है और प्रोजेक्ट P3 कंप्लीट करता है। मतलब 3 स्टूडेंट ने वर्क किया है प्रोजेक्ट पे। अब मुझे ये बताइए, S1 की रेफरेंस में डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है? S1 की रेफरेंस में लाइब्रेरी डेटा है और P1 क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन है।
ठीक है। S2 की रेफरेंस में स्टूडेंट, 2 की रेफरेंस में P1 क्या है आपका, डेटा है, और P2 क्या है आपका, इंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों। S3 की रेफरेंस में P2 क्या है आपका, डेटा है, और P3 क्या है आपका, इंफॉर्मेशन है। अब मैं आपसे कहूं कि आपके पास तो चीज तो एक ही थी, वही डेटा का काम कर रही है, वही इंफॉर्मेशन का काम कर रही है, बट वो रिलेटिवली काम कर रही है। किसी पर्सन के लिए कोई भी वैल्यू डेटा भी हो सकती है, हो सकता है दूसरे पर्सन के लिए वही वैल्यू इंफॉर्मेशन का काम कर जाए। देखिए P1 है आपका यहाँ पर, P1 S1 की रेफरेंस में, स्टूडेंट S1 की रेफरेंस में इंफॉर्मेशन का काम कर रही है, लेकिन S2 की रेफरेंस में वही P1 डेटा का काम कर रही है। ठीक है। P2 है, P2 S2 की रेफरेंस में इंफॉर्मेशन का काम कर रही है, लेकिन वही वैल्यू या वही चीज S3 की रेफरेंस में डेटा का काम कर रही है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि डेटा और इंफॉर्मेशन जो है वो रिलेटिव टर्म्स हैं। डेफिनेशनली टर्म्स तो आप बात कर लिया कि सर फैक्ट ऑफ फिगर हो गया, प्रोसेस डेटा हो गया, लेकिन इंप्लीमेंटेशन वर्ड में अगर हम बात करें तो ये दोनों वर्ड रिलेटिवली काम करते हैं। एक वैल्यू डेटा भी हो सकती है और हो सकता है किसी पर्सन के लिए वो इंफॉर्मेशन का काम भी कर सकती है। ठीक है। ये जो क्वेश्चन था ये नेट 2012 या 2013 में पूछा गया था। आपको फिगर एंड फैक्ट्स दिए गए थे और किसकी रेफरेंस में कौन सी चीज डेटा है और कौन सी चीज इंफॉर्मेशन है ये आपसे पूछी गई थी। ठीक है बच्चों। तो हवा में बात करने से मतलब नहीं है कि सर ये डेटा क्या है, फैक्ट ऑफ फिगर हो गया, इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस डेटा हो गया, ऐसे नहीं होता है ना। क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअली समझे। अब मेरा बात है सेकंड चीज, ये तो रहा कॉन्सेप्ट नंबर 1। ये क्या है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि सर कोई भी जो वैल्यू है वो डेटा का भी काम कर सकती है, इंफॉर्मेशन का भी काम कर सकती है, लेकिन अलग अलग पर्सन्स के लिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि क्या एक पर्सन के लिए एक वैल्यू डेटा का काम कर सकती है, सेम वैल्यू सेम पर्सन के लिए क्या डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों हो सकती है? यहां अलग अलग पर्सन के लिए डेटा इंफॉर्मेशन का काम कर रही है, वो तो ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर दिया, मैं ये कह रहा हूं कि एक ही पर्सन है आपके पास, वैल्यू भी एक ही है आपके पास। ठीक है। अब एक पर्सन की रेस्पेक्ट में जो वैल्यू आपको गिवन है वो डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों का काम कर सकती है क्या? बताइए। ठीक है, कर सकती है, लेकिन उसका इंस्टांसेस अलग अलग होगा। समझिए इस चीज को, ये तो आपको समझ में आ गई है। ठीक है, कि रेस्पेक्टिवली अलग अलग पर्सन्स के लिए सेम वैल्यू डेटा भी हो सकती है, इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। अब मैं बात करता हूं सेम पर्सन के लिए कि सपोज पर्सन है S1, मान लीजिए S1 है आपके पास। S1 को हमने कोई भी वैल्यू दी, या मैं मान लीजिए मैं S1 हूं, ठीक है, मेरा नाम है पुनीत, राइट। अब मैंने मेरे पास कुछ वैल्यूज है, या मैं ये कहता हूं कि मेरी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, राइट। अब मैंने इस पर कोई क्वेरी लगाई है कि सर ये डेटा है, मैं ये क्वेरी लगा रहा हूं, या मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए कि लास्ट एग्जाम्स के अंदर ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने 0 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 100। आपने क्वेरी लगा दी, इनिशियली आपके पास क्या था, ये 100 स्टूडेंट्स थे, आपने क्वेरी लगाई, मालूम चला कि 100 के 100 स्टूडेंट के 0 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स थे। तो क्या हुआ आपके पास, क्वेरी लगाने के बाद, प्रोसेस करने के बाद क्या आया, 100 स्टूडेंट्स। इनिशियली जब डेटा आपको गिवन था तो ये क्या कर रहा था, डेटा का काम कर रहा था। आपने इस पे प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद भी यही वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका इंफॉर्मेशन हो गया है। बात को समझिए, पर्सन एक ही है, इनिशियली जो वैल्यू गिवन थी वो आपका डेटा का काम कर रही थी, आपने इस पे कुछ प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करने के बाद भी सेम वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक है। तो वैल्यू तो दोनों सेम है, यही वैल्यू इस टाइम पर डेटा का काम कर रही थी, इस टाइम पर ये इंफॉर्मेशन का काम कर रही है। मतलब अगर पर्सन सेम है, वैल्यू सेम है, तो वो वैल्यू डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों हो सकती है, बट एट ए टाइम नहीं होगी, इंस्टांसेस अलग होगा। ये अलग टाइम पीरियड पे था, मान लीजिए ये इन्होंने दिया 11:40 AM पर,
इन्होंने इस पे प्रोसेसिंग ली, प्रोसेसिंग में कुछ तो टाइम लगा होगा, 1 मिनट ही लगा है मान लीजिए, तो ये क्या हो गया 11:41 AM पर इंफॉर्मेशन का काम कर रही है। समझिए बात को, मैंने 2 कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं, डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है। प्रोसेस डेटा इंफॉर्मेशन है ना, लेकिन अलग अलग पर्सन्स के लिए एक ही वैल्यू डेटा भी हो सकती है, एक वैल्यू इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। तो पहला कॉन्सेप्ट था। सेकंड ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि सेम पर्सन के लिए एक वैल्यू डेटा और इंफॉर्मेशन हो सकती है। वहां अलग अलग पर्सन थे, यहां सेम पर्सन की बात कर रहा हूं, लेकिन इंस्टांसेस अलग होगा। इंस्टांसेस मतलब टाइम पीरियड, ठीक है। एक टाइम पीरियड पर आपने वही वैल्यूज 100 स्टूडेंट्स की डेटा का काम कर रही थी, 11:41 पर वही चीज आपकी इंफॉर्मेशन का काम कर रही है, मतलब इंस्टांसेस अलग अलग होगा। ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है आपका डेटा और इंफॉर्मेशन का। तो क्या इस पर क्वेश्चन नहीं बन सकते? बन सकते हैं, इवन बने हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस गेट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उसी के बेसिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो केवल एक डेफिनेशन रख लेना इट्स नॉट इनफ, चीज को समझने का प्रयास करें। तो डेटा और इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर होगा। तीसरी चीज है आपका डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, एक कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। कहने का मतलब इतना सा है कि अगर आप कॉलेज का कोई डेटाबेस बना रहे हैं तो कॉलेज की वैल्यूज को रखिए, स्टूडेंट का स्कूल का कोई डेटाबेस बना रहे हैं तो उसमें स्कूल का डेटाबेस रखिए, होमोजीनियस चीज़ें उसमें रखिए। जो चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है कॉलेज के अंदर स्कूल का मत रखिए, स्कूल के अंदर कॉलेज का मत रखिए, मतलब इंटर रिलेटेड डेटा का ग्रुप बनाइए आप। उसको हम क्या कहते हैं? डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट से क्या मतलब है? डेटाबेस मैनेजमेंट ये कहता है कि डेटा का मैनेजमेंट आप कर रहे हैं बट मैन्युअली कर रहे हैं। मतलब डेटाबेस का क्रिएशन हो गया, अपडेशन हो गया, कोई डिलीट हो गया, कोई ड्रॉप हो गया, व्हाटएवर, ठीक है, लेकिन जो भी काम कर रहे हैं वो मैन्युअली कर रहे हैं। उसको हम क्या बोल रहे हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट। मतलब डेटा का मैनेजमेंट मैन्युअली, ठीक है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से क्या है? पूरा डेटा का आप मैनेज कर रहे हैं बाय सॉफ्टवेयर। मतलब ये सारा काम अगर आप सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और अगर इसको मैन्युअली कर रहे हैं तो ये कहलाएगा आपका डेटाबेस मैनेजमेंट। यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? बता दीजिए सभी स्टूडेंट्स। क्लियर है सबको? ठीक है। ये था एक बेसिक फाउंडेशंस। अब हम बात करते हैं कि सर हम डेटाबेस में पढ़ने वाले क्या हैं। ये तो ठीक है, एक बेसिक फाउंडेशन थी आपकी। तो हम डेटाबेस को स्कीमा के बेसिस पर एक 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, ठीक है। पहला होता है आपका कॉन्सेप्चुअल व्यूज, दूसरा होता है आपका इंटरनल, और तीसरा होता है आपका फिजिकल। ये क्या कहलाएगा? आपका कॉन्सेप्चुअल व्यू, या इसको बोलते हैं हाई लेवल व्यू। ठीक है बच्चों, ये कहलाता है आपका इंटरनल व्यू या इंप्लीमेंटेशन व्यू, इसी को बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन व्यू। और ये कहलाता है आपका फिजिकल व्यू, ठीक है, इसी को बोलते हैं लो लेवल व्यू। ठीक है। कॉन्सेप्चुअल व्यू में हम क्या पढ़ते हैं? ईआर डायग्राम। ठीक है। ईआर डायग्राम क्या होता है? आपका कॉन्सेप्चुअल व्यू क्या है? जब हम डेटाबेस का डिजाइन एक ग्राफिकल नोटेशंस में करते हैं, ठीक है। होता क्या है, जब भी हम किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो चाहे वो डेटाबेस डिज़ाइन हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने कंपनी वाले के पास गए और किसी जो एनालिसिस्ट है या डेवलपर है उसने आपने अपनी रिक्वायरमेंट दी और उसने रिक्वायरमेंट की कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया या एक्चुअल वर्क स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले वो क्या करता है? उसका डिज़ाइन करता है। कौन सा डिज़ाइन होता है? वो ग्राफिकल डिज़ाइंस होते हैं।
तो जो डेटाबेस में हम डिज़ाइन कर रहे हैं हमारे सिलेबस में ER डायग्राम दे रखा है। ER डायग्राम का मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, मतलब उसमें एट्रीब्यूट्स क्या रहेंगे, एट्रीब्यूट के बीच में रिलेशंस क्या रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग्स आर डिपेक्टेड इन ER डायग्राम। लेकिन ये ग्राफिकल नोटेशंस में होता है, ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, अगर हम RDBMS पढ़ रहे हैं तो पहले इस ER डायग्राम को RDBMS में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो कॉन्सेप्चुअल व्यूज है वो क्या है, आपका ER डायग्राम है। इंटरनल व्यूज में हम क्या पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस के हिसाब से RDBMS। RDBMS का मतलब होता है रिलेशनल टाइप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब डेटाबेस को हम टेबल फॉर्मेट के अंदर मैनेज करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका रिलेशनल। टेबल को ही रिलेशन बोला जाता है, ठीक है, तो ये कहलाता है RDBMS। तो हम जब क्या करेंगे, कॉन्सेप्चुअल व्यू बना लिया है तो इंटरनल व्यूज में ER डायग्राम को RDBMS में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसके अपने कुछ नियम होते हैं, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है। मैंने आपको बताया जब भी आप कोई साइंटिफिक चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होता है, कोई लॉज होते हैं, है ना। तो ER डायग्राम को RDBMS कन्वर्ट करने के भी अपने कुछ लॉज हैं, तो उन लॉज को फॉलो करते हुए हमें इसको RDBMS में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये कौन सा व्यू कहलाता है, आपका इंटरनल व्यू या इम्प्लीमेंटेशन व्यू। इसी के अंदर हम पढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन, ठीक है बच्चों। इसी में होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी। जब ER डायग्राम को हम RDBMS में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सी एनोमलीज क्रिएट हो जाती हैं। कौन कौन सी एनोमलीज होती है, इनको कैसे दूर किया जाता है, वो सारी चीज़ नॉर्मलाइजेशन में आपके आती है। इसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन को पढ़ने से पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ते हैं। इसी में आती हैं आपके SQL, जिसको हम सिक्वल भी बोलते हैं, ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा, टपल रिलेशनल कैलकुलस, ये भी आप किस में पढ़ते हैं, इंटरनल व्यूज़ के अंदर। और फिजिकल व्यूज़ में हम क्या देखते हैं कि जब आपका डेटाबेस बन जाता है तो उस डेटाबेस को फिजिकली कैसे स्टोर किया जाए हार्ड डिस्क में। तो फाइल मैनेजमेंट, इंडेक्सिंग, ये किस में आते हैं, आपके फिजिकल व्यूज में। फाइल मैनेजमेंट एंड इंडेक्सिंग, ये हम किस में पढ़ते हैं, फिजिकल व्यूज में। ये पूरा मिला के आपका एक सिलेबस बनता है DBMS का, ये है आपका DBMS। ER डायग्राम, RDBMS, नॉर्मलाइजेशन, फंक्शनल डिपेंडेंसी, SQL, रिलेशनल एवरेजर, टपल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलस, फाइल मैनेजमेंट एंड इंडेक्सिंग, ये पूरा मिला के आपका बन रहा है सब्जेक्ट DBMS। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है। कल से अपन स्टार्ट करेंगे ER डायग्राम से और रिलेशनल मॉडल से, कि ER डायग्राम क्या होता है, रिलेशनल मॉडल क्या होता है, इनमें आपस में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो ER डायग्राम को बनाने का तरीका क्या होता है, ER डायग्राम से RDBMS में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो उसके क्या लॉज है, इन सब की स्टडी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।